बच्चों अगर मैं एक चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बच्चों आज लेक्चर नंबर 2 है, सभी बच्चों को दिख रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 2। बच्चों अगर हम एटम को, एटम इज डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम को अगर हम डिवाइड करते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल में, हम इनको फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं। कौन से पार्टिकल बच्चों? फंडामेंटल पार्टिकल। सब बेसिक्स है अभी, है ना, अभी एक दो टर्म तो बच्चों बेसिक चलेगा। एटम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एटम की आइडेंटिटी लूज हो जाती है। आप जैसे समझो मेरी बात को, अगर मैं एटम को फर्दर डिवाइड कर दूं सब एटॉमिक पार्टिकल में, तो एटम की जो आइडेंटिटी होती है बच्चों वो लूज हो जाती है। मान लो किसी आयरन सब्सटेंस है, आयरन का जो सब्सटेंस है उसकी सबसे छोटी यूनिट आयरन एटम है। आयरन एटम के अंदर अभी भी आयरन की प्रॉपर्टीज मिलेंगी, बट अगर आप आयरन एटम को ब्रेक कर देंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी। आप आज भी देखो, आज भी किसी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट एटम है। अगर आपने एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर दिया तो उस एटम की आइडेंटिटी लूज हो जाती है। जैसे आयरन के एटम में आयरन की प्रॉपर्टीज मिलेंगी, बट अगर आप आयरन के एटम को ब्रेक कर दोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो वो डिवाइड हो गया, अब उसकी प्रॉपर्टी सारी डिस्ट्रॉय हो गई। तो अभी भी बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, एटम की आज भी सबसे छोटी यूनिट, किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट एटम है। और अगर आपने एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर दिया तो वो उसकी आइडेंटिटी लूज हो गई। तो आज भी किसी भी केमिकल सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट एटम है। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझ गए ना? बोलो, मैंने अभी आपको क्या बताया, सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल। तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं बच्चों, और वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन चार्जलेस है। नेगेटिव चार्ज है, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। न्यूट्रॉन चार्जलेस है। बच्चों दूसरी बात बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बच्चों वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ये मास है। और प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6725 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और जो न्यूट्रॉन होता है स्लाइटली हैवियर होता है 1.6748 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। बच्चों मैंने पिछले टर्म पे आपको बताया था जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन है। मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। थोड़ा सा न्यूट्रॉन थोड़ा स्लाइटली हैवियर होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मैं अगर बताऊं आपको, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी करी वो सर जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की वो सर गोल्डस्टन ने की। और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी करी वो सर जेम्स चैडविक ने की। बच्चों ध्यान से लिख लो, ये टेबल आप लोग बेसिक्स के लिए बना ले, बहुत आसान है। एटम को हम डिवाइड करें तो उसके फंडामेंटल पार्टिकल में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। नेगेटिव चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। न्यूट्रॉन चार्जलेस है। मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg है। प्रोटॉन का जो मास है वो 1.6725 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg है। और न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.6748 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg है। सर जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की सर गोल्डस्टन ने की थी। और सर जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की जो की थी वो की थी न्यूट्रॉन की। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है बच्चों, लगभग बराबर। आप देखो तो वैल्यू को, मास ऑफ प्रोटॉन is nearly equal to mass of neutron। मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये वाली बात आप क्लियर लिख लो, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। तो अगर हम एटम को डिवाइड करें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में तो वो कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मेरे बच्चों को मालूम है, ये बेसिक्स है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिखो। नोट कर लिया? अब बच्चों मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अगर हम रिलेटिव
मास ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करें, रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास किसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन के कितना होता है, तो मैं मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6725 इंटू 10 की पावर -27 kg डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर -31, जो कि आएगा नियरली इक्वल टू 1836 टाइम्स। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1836 या 1837 भी लिखा होता है टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1836, तो दिस इज द रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो मास है वो किसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 टाइम्स है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स में आता है, मैं इसमें बता दूं। अच्छा एक चीज बताओ, किसी m मास की बॉडी पे अगर E चार्ज है तो उसका स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा? किसी m मास की m मास के पार्टिकल पे अगर E चार्ज है तो बताओ उसका स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा? स्पेसिफिक चार्ज आपको अच्छी तरह मालूम है, इज द चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज अपॉन मास रेशियो। किसी m मास के पार्टिकल पे अगर E चार्ज है तो बताओ उसका स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा? E अपॉन m। किसी m मास के पार्टिकल पे अगर E चार्ज है तो उसका स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा? E अपॉन m। सुना ध्यान से, किसी m मास के पार्टिकल पे अगर E चार्ज है तो उसका स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा? E अपॉन m। बच्चों नोट किया करो, स्टार लगाया करो, इंपॉर्टेंट लिखा करो। दिस इज द रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन। तो रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज क्या है? चार्ज अपॉन मास। किसी m मास के पार्टिकल पे अगर E चार्ज है तो उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? E अपॉन m होगा। ये चीज आप नोट कर लो, फिर मैं आगे चल रहा हूं। तो ये मैंने बेसिक्स आपको बता दिया है। किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट जो होती है बच्चों, वो आज भी एटम है। आपके समझ में आया क्यों? मान लो अगर मैं आयरन का एटम लूं तो उसमें आयरन की प्रॉपर्टीज मिलेंगी, बट अगर आप आयरन के एटम को अगर आज आप तोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो उसकी प्रॉपर्टीज का लॉस हो जाएगा। इसीलिए आज भी किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट एटम ही है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। रफ कर दो, ठीक। बच्चों हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं CRT। इसका मतलब है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। बच्चों इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला जाता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला जाता है। कैथोड रे ट्यूब बोलो, CRT बोलो या डिस्चार्ज ट्यूब बोलो, पहले हम लोग इसका एक सेटअप कर लेते हैं। बच्चों क्या किया गया, एक हार्ड ग्लास की ट्यूब ली गई इस तरीके की। हार्ड ग्लास की ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता है। इसके अंदर दो मेटल की प्लेट्स लगा दी गई जिनको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। इसके अंदर यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया, सब समझाऊंगा। और इस मेटल इलेक्ट्रोड के अक्रॉस बहुत ही हाई पोटेंशियल लगाया गया। इस मेटल इलेक्ट्रोड के अक्रॉस बहुत ही हाई पोटेंशियल लगाया गया। बच्चों मैं यहां बताना चाह रहा हूं ये वैक्यूम पंप है। ठीक है, इसके अंदर बच्चों गैसेस हैं। ये एनोड है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज कैथोड है, ये नेगेटिव चार्ज कैथोड है। बच्चों इसके अराउंड 10,000 वोल्ट पोटेंशियल लगाया गया। ये वैक्यूम पंप है, ये क्या करता है, सक द गैसेस को सक करके बाहर निकाल देता है। सक द गैसेस को बाहर निकालने का काम करता है। अच्छा अब एक चीज यहां पर, ये डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप है। इसको कैथोड बोला गया, इसको एनोड बोला गया, ये वैक्यूम पंप बोला गया, ये अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया गया 10,000 वोल्ट। बच्चों हो क्या रहा था, जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो सबसे पहले कैथोड रे का जो एक्सपेरिमेंट किया वो सर जूलियस प्रगर ने किया।
1857 के अराउंड की बात कर रहा हूं। जूलियस प्लकर ने किया सबसे पहले ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। हो क्या रहा था, एक ट्यूब के अंदर गैसेस भरी हुई थी और वो क्या कर रहे थे, उसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे। तो देख रहे थे कुछ नहीं हो रहा है। एक ट्यूब के अंदर गैसेस भरी हुई हैं और उसके अक्रॉस वो क्या अप्लाई कर रहे थे बच्चों, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे और वो देख रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा था। गैसेस ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब इस ट्यूब को बोला जाता है बच्चों, इस ट्यूब को बोला जाता है डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। हार्ड ग्लास ट्यूब होती है बच्चों, है ना। बच्चों इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितनी भी गैसेस होती है उन गैसेस को बाहर निकालने का काम कौन करता है, वैक्यूम पंप। अब जो गैसेस का अमाउंट कम हुआ है वो हमें मालूम कैसे चलेगा, वो मालूम चलेगा प्रेशर से। तो गैसेस का प्रेशर बहुत कम होता है, गैसेस का प्रेशर बहुत कम होता है। भाई वैक्यूम पंप क्या कर लेगा, सब कर लेगा गैसेस को। गैसेस का प्रेशर बहुत कम होता है, वो होता है 10⁻³ atm। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो देखा उन्होंने कि गैसेस भरी हुई थी और उसके अक्रॉस वो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कुछ नहीं हो रहा। फिर उन्होंने क्या किया, उस गैसेस के अमाउंट को कम किया। कैसे किया, वैक्यूम पंप की मदद से। वैक्यूम पंप ने गैसेस को बाहर निकाला। कैसे मालूम चला कि गैसेस का अमाउंट कम हो गया है, कॉमन सी बात है, प्रेशर से। अगर गैसेस कम हो जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। 10⁻³ atm होता है, बहुत ही कम प्रेशर। और उन्होंने देखा कि जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर बहुत कम हो गैसेस का, और अगर हम उसके अक्रॉस, एनोड और कैथोड के अक्रॉस बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, तो कुछ इनविजिबल रेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हुए दिखाई देती हैं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है। कर क्या रहे थे कि डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया था, उसके अंदर गैसेस भरी हुई थी और उसके अक्रॉस पोटेंशियल लगा लगा के देख रहे थे साइंटिस्ट, कुछ नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या किया, उसके अंदर जो गैसेस है उनका प्रेशर कम किया। प्रेशर कैसे कम किया, गैसेस का अमाउंट कम किया। किसकी मदद से कम किया, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप ने गैसेस को सक कर लिया। गैसेस को सक कर लेने से गैसेस कम हो गई। तो गैसेस कम हो गई तो कैसे मालूम चला गैसेस कम हो गई, उसका प्रेशर कम हो गया। अब उन्होंने क्या देखा, इसके जैसे उन्होंने अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया, जैसे उन्होंने इसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि कुछ इनविजिबल रेज जाती हुई दिखाई दी उनको। कहां से, कुछ इनविजिबल रेज एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हुई दिखाई दी। कुछ इनविजिबल रेज एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हुई दिखाई दी। मैं आपको बता दूं, गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सारे आंसर बताऊंगा कि गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड पॉइंट, द गैसेस एट लो प्रेशर, the gases at low pressure easily ionize and conduct electricity। तो गैसेस जब हम लो प्रेशर पे लेते हैं तो वो किसकी तरह काम करती हैं, कंडक्टर की तरह काम करती हैं और वो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां फ्लो होती हुई दिखाई देती है। आपको बता दूं क्या हुआ, जब उस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर बहुत कम कर दिया गया गैसेस का और बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया गया, तो कुछ रेज इनविजिबल रेज एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हुई दिखाई दी। कुछ इनविजिबल रेज एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हुई दिखाई दी। तो ये कुछ इनविजिबल रेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हुए दिखाई दी। बच्चों मैंने गलत बोल गया थोड़ा सा, कुछ इनविजिबल रेस कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हुई दिखाई दी। तो ये रेस कैथोड से निकल रही थी और किसकी तरफ मूव कर रही थी, एनोड की तरफ मूव कर रही थी। इन्हीं को नाम दिया गया कैथोड रेस। हुआ क्या, जब डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर बहुत कम कर दिया गया, बहुत हाई पोटेंशियल लगा दिया गया, तो कुछ रेस कैथोड से निकलते हुए दिखाई दे रही थी और वो किसकी तरफ मूव कर रही थी, एनोड। तो दीज इनविजिबल रेज, है ना, कहां से, दीज इनविजिबल रेज जनरेटेड फ्रॉम कैथोड एंड दे मूव टुवर्ड्स द एनोड। These invisible rays generated from the cathode and move towards the anode. These rays are known as cathode rays. तो अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दें, बहुत कम प्रेशर कर दें, तो हम देखेंगे कि कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ दिखाई दे रही थी निकलते हुए। उन्हीं रेज को बोला गया कैथोड रेज। मेरी बात समझो, कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज आपको मूव करते हुए दिखाई दे रही थी एनोड की तरफ। अब आप बोलेंगे ये तो इनविजिबल थी, आपको कैसे दिखाई दिया। इन्होंने क्या कर दिया, इस एनोड के इस तरफ एक कोटिंग कर दी गई जेडएनएस की कोटिंग कर दी गई।
जेडिनस कैसा मटेरियल है बच्चों? एनसीईआरटी बताती है ये फ्लोरोसेंट कह लो, फॉस्फोरोसेंस कह लो, फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरोसेंट। इस पर अगर हमारे कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगी, अगर इस पर कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगी तो ये ग्लो करेगा। ये कैथोड रेज अगर इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो ये ग्लो करेगा। हमें ये कैसे मालूम चले? ये इनविजिबल रेज बच्चों कैथोड से एनोड की तरफ अगर मान लो कोई चीज एनोड पर आके ग्लो कर रही है तो इसका मतलब कहां से आ रही होगी? कैथोड से आ रही होगी। मान लो अगर मैं ये बोलूं यहां पर कुछ ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? रेज यहां से आ रही है। तो उन्होंने माना कि कैथोड से एनोड की तरफ ये रेज मूव कर रही है। तो अगर मैं ये क्या करूं, अगर मैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर गैसेस का बहुत कम कर दूं, बहुत हाई पोटेंशियल लगा दूं, तो कुछ इनविजिबल रेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हुए दिखाई देती हैं। मुझे कैसे मालूम चला? मैंने उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी और उससे जैसे ही हमारी कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगी वो ग्लो करेगा। तो मुझे मालूम चला कि कैथोड से कुछ तो एनोड की तरफ आता हुआ आ रहा है, तो उन्हीं को मैंने नाम दिया कैथोड रेज। अभी कुछ बात समझ में आई कैथोड रेज की? कैथोड रेज की कुछ बात समझ में आई? तो कैथोड रेज क्या है आपको समझ में आया? ये इनविजिबल रेज हैं जो कि कहां से निकल रही हैं? कैथोड से जनरेट हो रही हैं और किसकी तरफ मूव कर रही हैं? एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। कब जनरेट होती हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं राइट द टू कंडीशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द कैथोड रेज। अगर मुझे कैथोड रेज को जनरेट करना है, कैथोड रेज को अगर मुझे जनरेट करना है, अगर मुझे कैथोड रेज को जनरेट करना है तो बताओ कितनी किन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट चाहिए? एक तो वेरी लो प्रेशर चाहिए गैसेस का, वेरी लो प्रेशर चाहिए गैसेस का, और दूसरा वेरी लो प्रेशर चाहिए गैसेस का, और दूसरा हाई वोल्टेज चाहिए, अराउंड 10,000 वोल्ट चाहिए। अब बच्चों एक क्वेश्चन बच्चा ये पूछता है कि सर इसमें अगर प्रेशर ज्यादा ले लेते तो क्या? बच्चों होता क्या है कि गैसेस भी कंडक्ट करती हैं। अगर मैं इसमें ज्यादा प्रेशर ले लेता तो ज्यादा गैसेस होती है और ज्यादा गैसेस को आयोनाइज करने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल जरूरत पड़ती। तो ये जो पोटेंशियल था 10,000 की जगह ये 2 लाख या 3 लाख पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ती। तो मैंने पोटेंशियल को बढ़ाकर मैंने गैसेस के अमाउंट को कम कर दिया। बच्चों अगर मैं गैसेस आयोनाइज करती हैं और गैसेस को आयोन अगर उनका अमाउंट ज्यादा है तो उनके ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उनके ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे, उनको आयोनाइज करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी। तो या तो मैं पोटेंशियल 2 से 3 लाख कर दूं, मैं पोटेंशियल तो 2 से 3 लाख नहीं कर सकता था, तो मैंने क्या किया? पोटेंशियल को 2 से 3 लाख ना करके मैंने गैसेस के अमाउंट को कम कर दिया। किसकी मदद से? वैक्यूम पंप की मदद से। मैंने पोटेंशियल को 2 या 3 लाख ना करके किसको कम कर दिया? गैसेस के अमाउंट को कम कर दिया। बच्चों एक चीज समझे, गैसेस भी आयोनाइज करती हैं। अगर गैसेस का अमाउंट ज्यादा लूंगा तो ज्यादा गैसेस के पार्टिकल्स को आयोनाइज करना पड़ेगा, ज्यादा गैसेस के एटम को आयोनाइज करना पड़ेगा, और ज्यादा गैसेस के एटम को आयोनाइज करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल की आवश्यकता होगी। मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल की आवश्यकता होगी। इतना पोटेंशियल, या तो मैं पोटेंशियल 2 से 3 लाख कर दूं, तो मैंने पोटेंशियल ना बढ़ाकर मैंने गैसेस का अमाउंट कम कर दिया। बात तो वही। तो गैसेस बहुत पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। दूसरा आप ये भी रीजन कह सकते हैं, जब ये रेज जाएंगी और ये गैसेस के एटम से टकराएंगी तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पार्शियली या फुली लॉस हो जाएगी और वो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगी, यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। बच्चों फुली उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, वो इनसे टकराएंगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी पार्शियली या फुली लॉस हो जाएगी, तो वो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। ये भी आंसर है बहुत सारी किताबों में, एम्स के पेपर में आया था। बट जनरली आपने गैसेस को लो प्रेशर पे क्यों लिया है? क्योंकि अगर ज्यादा गैसेस लोगे, गैसेस आयोनाइज होंगी, भाई आयोनाइज होगी तभी तो पार्टिकल यहां से यहां मूव करेंगे रे। गैसेस आयोनाइज होंगे और गैसेस को अगर आयोनाइज करना है तो बहुत ही हाई पोटेंशियल चाहिए होगा। अगर गैसेस का अमाउंट ज्यादा है तो मुझे बहुत हाई पोटेंशियल चाहिए होगा गैसेस को आयोनाइज करने के लिए। तो मैंने इतना पोटेंशियल प्रोवाइड ना करके गैसेस का अमाउंट कम कर दिया। तो ये रीजन है गैसेस को क्यों लो प्रेशर पे लेते हैं। हाई वोल्टेज गैसेस लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे लेंगे तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द गैसेस एट लो प्रेशर इजीली आयोनाइज एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं गैसेस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर मैं गैसेस को लो प्रेशर पे ले लूं और बहुत ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर दूं तो कुछ इनविजिबल रेज कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। इन्हीं इनविजिबल रेज को हम लोगों ने क्या बोला? कैथोड रेज बोला। तो कैथोड रेज समझ में आया क्या हुआ? तो कैथोड रेज को जनरेट करने की 2 कंडीशन क्या है? वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। लो प्रेशर क्यों लिया? क्योंकि गैसेस आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम उनको लो प्रेशर पे ले लेते हो तो दे इजीली आयोनाइज, दे रिक्वायर लेस पोटेंशियल। अगर गैसेस को आप हाई प्रेशर पे लोगे तो उन्हें आयोनाइज करने में बहुत ज्यादा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि बहुत मुश्किल है। बोलो बच्चों यहां तक की बात क्लियर है?
तो गैसेस को अगर हम कैथोड रेस को जनरेट करना चाहते हैं तो अच्छा ये इनविजिबल रेस थी, आपको कैसे मालूम चली कि ये कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है? एनोड के पास जाकर एनोड के यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, जेडएनएस लगा दिया, जो कि एक फ्लोरोसेंट और एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, कोटिंग है, जिस पर अगर वो टकराएंगी तो ये ग्लो करेगी। कौन सा कलर ग्लो करता है? ग्रीन। ग्रीन कलर ग्लो करता है बच्चों, ध्यान रखना, ग्रीन कलर ग्लो करता है। हमने क्या किया, ट्यूब के अंदर कोटिंग कर दी जेडएनएस की, तो जैसे ही हमारे पार्टिकल्स उसमें टकराते थे, कैथोड रेस जैसे इस पर टकराती थी वैसे ही वो ग्लो करता था। कैसा कलर देता था? ग्रीन कलर देता था। बच्चों लिख लीजिए इतना, बच्चों इतना लिख लीजिए। अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया मुझे बताए? तो कैथोड रे क्या होती है? कैथोड रेस इनविजिबल रेस है जो कैथोड से जनरेट हो रही हैं और कहां की तरफ मूव कर रही हैं? दे जनरेटेड फ्रॉम कैथोड एंड दे मूव टुवर्ड्स द एनोड। बच्चों कैथोड रेस जनरेटेड फ्रॉम कैथोड एंड दे मूव टुवर्ड्स द एनोड। बोलो बच्चों, दे जनरेटेड फ्रॉम कैथोड एंड दे मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द इनविजिबल रेज generated from cathode and move towards anode। पहली बात तो ये थी, ये इनकी पहली प्रॉपर्टी थी। कैथोड रे क्या है, अगर स्कूल लेवल में आ जाए तो ये वो इनविजिबल रेज है जो कहां से जनरेट होती है, कैथोड से जनरेट होती है और एनोड की तरफ मूव करती है। आपको समझ में आ गया वैक्यूम पंप का क्या काम है? वैक्यूम पंप प्रेशर कम करने के काम आता है, गैसेस को सक करने के काम आता है, गैसेस को बाहर निकालने के काम आता है, जिससे प्रेशर क्या हो जाता है अंदर का, कम हो जाता है, गैसेस का अमाउंट कम हो जाता है। गैसेस का अगर अमाउंट कम हो जाएगा तो उनको आयोनाइज करना आसान हो जाएगा, और गैसेस आयोनाइज करेंगे तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द इनविजिबल रेज जनरेटेड फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। बिल्कुल बात सही है, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड अगर मैं बात करूं बच्चों तो दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन they move in a straight line। अब आपको बताऊं बच्चों क्या हुआ, तो कैसे मालूम चला they move in a straight line। इन्होंने क्या किया, कैथोड रेस के रास्ते में इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। साइंटिस्ट ने क्या किया, सर जे जे थॉमसन ने कैथोड रेस के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं तो उन्होंने देखा जैसे ही ऑब्जेक्ट पर ये कैथोड रेस स्ट्राइक कर रही थी तो इस ऑब्जेक्ट की यहां पर स्क्रीन पर शैडो बन रही थी, स्क्रीन पर शैडो बन रही थी। तो ये चीज इन्होंने बताई कि शैडो की फॉर्मेशन तभी हो सकती है जब ये इस ऑब्जेक्ट के पूरे कांटेक्ट में आई हूं, और पूरे कांटेक्ट में आई हूं तो ये कैसे मालूम चला, दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे बच्चों बात समझ में आई ना, दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। बोलो बच्चों कैसे मालूम चला दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन? इन्होंने इसके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दिया और उस ऑब्जेक्ट की शैडो स्क्रीन पर मिल रही थी, इससे मालूम चला कि कैथोड रेस किस डायरेक्शन में मूव उस डायरेक्शन में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन। मेरी बात समझिए, कैथोड रेस क्या है, द इनविजिबल रेस जनरेटेड फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड, दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों कैसे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन कैसे मालूम चला? इन्होंने इसके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, उस ऑब्जेक्ट की शैडो बन रही थी, इससे मालूम चला कि दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। कितनी प्रॉपर्टीज होगी? दो प्रॉपर्टीज होगी, दो प्रॉपर्टीज होगी। बच्चों कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी कैथोड रेस की बताओ? बच्चों दो प्रॉपर्टीज हो गई कैथोड रेस की। एक प्रॉपर्टी क्या होगी, कैथोड रेस आर, बताओ, कैथोड रेस आर द इनविजिबल रेस जनरेटेड फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। कैथोड रेस मूव इन अ स्ट्रेट लाइन कैसे? इनके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, उसकी शैडो स्क्रीन पर मिल रही थी। मेरी बात समझे ना, उसकी शैडो स्क्रीन पर मिल रही थी। कैसे अगर समझो इस बात को, उसकी शैडो स्क्रीन पर मिल रही थी, इससे मालूम चला कि ये स्ट्रेट लाइन में। अब मैं आपको बता दूं कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिवली चार्ज होती है। कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज होती है, कैसे मालूम चला? इन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी।
डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, उसकी प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जब ये कैथोड रेज मूव करने लगी तो ये किसकी तरफ, अगर किस प्लेट की तरफ मूव कर रही, कैथोड रेज जो थी ये किस प्लेट की तरफ मूव कर रही, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही। बच्चों कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही, तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी उन्होंने, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, तो ये किस तरफ मुड़ गई, पॉजिटिव प्लेट की साइड मुड़ गई। तो इससे मालूम चला कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, कैथोड रेज कैसे मालूम चला, उनके रास्ते में एक प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कैथोड रेज का जो मूवमेंट था वो किस प्लेट की तरफ हो गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो गया। और कैथोड रेज का जब मूवमेंट पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो गया तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूवमेंट हो जाने से ये मालूम चला कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड है। बच्चों नोट कर लिया जाए, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही। एक बैटरी लगाने पर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई। मेरी बात सुनी बच्चों, कौन सी प्लेट की तरफ मूव कर गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई। बच्चों कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज थी, हमने इनको कैथोड रेज को जब मूव कराया और इनके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये किस प्लेट की तरफ मूव कर गई, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर गई। यहां से मालूम चला कि ये कैसी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। जरा एक और समझो, ये मैंने पॉजिटिव प्लेट ली, ये मैंने नेगेटिव प्लेट ली। बच्चों ये मैंने पॉजिटिव प्लेट ली और ये मैंने नेगेटिव प्लेट ली। और कैथोड रेज को जब मैंने इसमें से पास किया तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। ये जो पाथ है बच्चों, ये एम्स ने पूछा था, ये पाथ कैसा होता है, पैराबोला होता है। बोलो कैसा पाथ होता है, पैराबोला होता है। जब ये आपने कैथोड रेज को पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड में से तो वो किस प्लेट की तरफ मूव कर गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये पाथ कैसा होता है, पैराबोला होता है। ये जितने डिस्टेंस से डेविएट होंगे उस डिस्टेंस को वाई बोला जाता है। बच्चों ये 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे आप, बच्चों ये 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे आप, ये जिस पाथ से डेविएट होती है उसको वाई बोला जाता है। और ये जो वाई होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। बच्चों ये वाई जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। ये एम्स में पूछा था बच्चों, ये चीज आप 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे। तो अच्छा ये बताओ, कोई पार्टिकल्स, कोई रे अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ जा रही हो तो इसका मतलब इनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज थी। बोलो कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज थी। जरा इस बात को समझो, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज थी। मालूम चला कैथोड रेज कैसे नेगेटिवली चार्ज थी। चलो बच्चों, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज थी। ये चीज आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि जो ये वाई होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। ये डेरिवेशन है फिजिक्स में 12th में। तो अब अगला, कैथोड रेज कंसिस्ट पार्टिकल। बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बेसिकली कैथोड रे लाइट रे की तरह नहीं है, ये कोई रे नहीं है बच्चों। कैथोड रे कोई रे नहीं है लाइट की तरह, जैसे टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो रे नहीं है। कैसे, इन्होंने इसके रास्ते में एक रोटेटिंग व्हील रख दिया, एक रोटेटिंग फ्री रोटेटिंग व्हील रख दिया, फ्री रोटेटिंग व्हील। फ्री रोटेटिंग व्हील रख दिया। अभी मैं बता रहा हूं कैथोड रे बेसिकली कोई रे नहीं है, कोई रे नहीं है। जैसे लाइट रे होती है ना वैसी कोई रे नहीं है जैसे टॉर्च से निकल रही हो। बेसिकली ये स्ट्रीम है स्मॉल पार्टिकल्स की, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्ट्रीम है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्ट्रीम है। एंड दे मूविंग विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। ये स्ट्रीम है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की ये स्ट्रीम है। आपको बताता हूं मैं कैसे। ये बहुत स्ट्रीम है छोटे छोटे पार्टिकल्स की, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्ट्रीम, और ये पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली अब कैथोड रे इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल व्हिच मूव विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। तो आपको लगता है ये एक रे की तरह मूव कर रही है। अच्छा ये कैसे मालूम चला, ये पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, बात समझ गए। तो कैथोड रे इज अ स्ट्रीम ऑफ
small particles moving with very high velocity, moving with very high velocity। अच्छा, ये कैसे मालूम चला कि कैथोड रे पार्टिकल कंसिस्ट करती है? इनके रास्ते में एक व्हील रख दिया गया, इनके रास्ते में एक पैडल व्हील रख दिया गया, और जब ये इस व्हील से टकराई, जब ये इस व्हील से टकराई तो ये व्हील क्या करने लगा? रोटेट करने लगा। तो इसका मतलब इस व्हील के पेरिफेरी से जब ये टकराई तो ये व्हील रोटेट करने लगा। तो इससे मालूम चला कि कैथोड रे बेसिकली रे नहीं है, बेसिकली ये रे नहीं है। वो तो क्या होता है बच्चों, ये पार्टिकल बहुत ज्यादा तेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो ऐसा लगता है एक बीम की तरह, एक रे की तरह लग रहा होता है, जबकि असली में कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दे मूव विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। तो कैथोड रे की जरा फिर से हम बात कर लें। कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या है? ये इनविजिबल रेज हैं जो कि जनरेट होती है कैथोड से, एंड दे मूव टुवर्ड द एनोड, दे जनरेटेड फ्रॉम द कैथोड एंड दे मूव टुवर्ड द एनोड। बेसिकली दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया जिसकी इन्होंने शैडो बनाई। कैथोड रे जब भी एक फ्लोरोसेंट मटेरियल से स्ट्राइक करेंगी वो ग्लो करेगा, सही है। एक और बात जो मैंने बताई, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि इनके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई। तो कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, कैथोड रे इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अगर हम इनके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर इस कैथोड रे का पाथ स्पाइरल हो जाता है, कैथोड रे का पाथ स्पाइरल हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर स्पाइरल हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर इसका पाथ स्पाइरल हो जाता है। ये भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो कैथोड रे इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे क्या मालूम चला कि अगर कैथोड रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है तो इसका मतलब कैथोड रे चार्ज, कैथोड रे पे चार्ज है, और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं, तो इससे मालूम चला इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बाद में मालूम चला ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। कैसे मालूम चला? क्योंकि बेसिकली कैथोड रे कोई रे नहीं है। जैसे लाइट रे होती है ना, जैसे टॉर्च से अगर आप टॉर्च की लाइट को पैडल व्हील पे मारेंगे तो चाहे कितना भी मारें वो रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली वो रे है, बेसिकली वो लाइट रे है, और ये कोई रे नहीं है। ये तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की एक स्ट्रीम है जो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। These are basically a stream of charged particle which is a negatively charged particle moving with a very high velocity। और मूव क्यों कर रहे हैं बहुत हाई वेलोसिटी पे? क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। तो कैथोड रेज की अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज पूछूं तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती है। कैथोड रे बेसिकली कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स which is negatively charged। कैथोड रे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कैथोड रे, ये सब प्रॉपर्टीज है बच्चों। अगर मैं, बच्चों ध्यान रखना मेरी बात को, अगर मैं कैथोड रे को अगर बच्चों मैं एक ऐसे मेटल के ऊपर स्ट्राइक कराऊं जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, प्लेटिनम का मेटल है, तो आप जब इसके ऊपर स्ट्राइक कराएंगे कैथोड रेज को तो कुछ रेज निकलेंगी इस मेटल के सरफेस से, उनको बोला गया एक्स रेज। तो एक्स रेज कैसे जनरेट हुई है सर मॉसले ने पता किया। जब कैथोड रेज को आप ऐसे मेटल पे स्ट्राइक कराते हो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो जब आप उसे इसके ऊपर स्ट्राइक कराते हैं जैसे प्लेटिनम मेटल, तो उन्होंने देखा कि कौन सी रेज निकल रही थी, एक्स रेज। कैथोड रेज के अगर आप रास्ते में, कैथोड रेज के रास्ते में अगर आप कोई मेटल रख दें तो उस मेटल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। क्यों? ये जो पार्टिकल्स है कैथोड रे के, ये बहुत ज्यादा तेज वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, और जैसे उनके रास्ते में कोई मेटल रख दिया जाता है ये उससे टकराते हैं और उस मेटल के टेम्परेचर को क्या करते हैं, हाई कर देते हैं। मतलब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम कैथोड रेज को, ये भी लिखा हुआ है, अगर मैं कैथोड रे को थिन मेटल फॉइल पर, थिन मेटल फॉइल पर स्ट्राइक कर दूं, बहुत थिन बहुत पतली थिन मेटल फॉइल को स्ट्राइक कर दूं, तो इस मेटल फॉइल को क्या कर जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे, आर पार निकल जाएंगे।
थिन मेटल फॉइल को पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी दिखाते हैं, ये एक्सरेज भी प्रोड्यूस करते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट भी दिखाते हैं। कैथोड रेज में, कैथोड रेज आपको मालूम है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, गैसेस के आयोनाइज होने से। जो कैथोड रेज बेसिकली जनरेट होती है कैथोड से, और गैसेस के आयोनाइज होने से जनरेट होती हैं और मूव करती हैं किसके टूवर्ड्स, एनोड की टूवर्ड्स। ये चीज आप नोट कर लो बच्चों, जो नोट कर लो जल्दी से, मैं पानी पी लूं तब तक। जरा मुझे कंडीशन बताओ, कैथोड रेज को जनरेट करने की कंडीशन क्या है? कैथोड रेज को जनरेट करने की दो कंडीशन है। एक तो बहुत ही लो प्रेशर होना चाहिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और एक बहुत हाई वोल्टेज होना चाहिए 10,000 वोल्ट, वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। एक तो ये कंडीशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो गैसेस होती है वो बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जब उनको लो प्रेशर पे लेते हैं तो दे इजीली आयोनाइज एंड दे इजीली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड दे बिहेव एज अ कंडक्टर। दूसरी कंडीशन क्या थी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रे? तो कैथोड रेज आर द इनविजिबल रेज व्हिच इज जनरेटेड फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड, एंड द सेकंड वन इज द कैथोड रेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। उनके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया जिसकी उन्होंने शेडो बनाई, इससे मालूम चला कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। उनके रास्ते में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई जिससे कैथोड रेज का जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ चला गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला गया। उससे मालूम चला कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती हैं। कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल कंसिस्ट करती हैं। ये कैसे मालूम चला? उनके रास्ते में एक रोटेटिंग पैडल व्हील रख दिया गया जिससे वो टकराई और वो रोटेट कर गया। ये तभी पॉसिबल है जब वो एक रे ना हो और वो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल हो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई, और ये पार्टिकल बहुत ज्यादा तेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर कैथोड रेज के रास्ते में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं या कोई मेटल रख दूं तो ये उस मेटल के ऊपर टकराने के बाद उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज अगर मैं थिन मेटल फॉइल रख दूं, बहुत ही पतली मेटल फॉइल रख दूं, तो ये कैथोड रेज उसको मेटल को, उस फॉइल को पेनिट्रेट करके भी जा सकते हैं, तो ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज के रास्ते में मैं अगर कोई ऐसा मेटल रख दूं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो और अगर मैं उससे ऊपर स्ट्राइक कराऊं तो वो क्या जनरेट करती हैं? एक्सरेज जनरेट करती हैं। बच्चों ये भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो बच्चों। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, दे क्रिएट आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस थ्रू विच दे पासेस। They create ionization of gases through which they passes. They create ionization of gases through which they passes. They create ionization of gases through which they passes. They create ionization of gases through which they passes. मैंने क्या बोला था? ये गैसेस को आयोनाइज करते हैं थ्रू विच दे पासेस। बच्चों अगर आपने ज्यादा गैसेस ले ली तो वो गैसेस को आयोनाइज नहीं कर पाएंगे, और गैसेस को आयोनाइज नहीं कर पाएंगे तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को पार्शियली और फुली लॉस कर देंगे और वो एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हम गैसेस को बहुत ही लो प्रेशर पे लेते हैं, क्योंकि ये जो कैथोड रेज है ये जिन गैसेस में से पास होती है उनको भी आयोनाइज करती हैं। अब जरा मेरी बात समझना, बहुत स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग समझ गए थे? स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग समझ गए थे बच्चों? जरा बताओ, स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग समझ गए? स्पेसिफिक चार्ज क्या है? किसी m मास के पार्टिकल पे, m मास वाले पार्टिकल पर E चार्ज हो, E चार्ज, किसी m मास के पार्टिकल पर अगर E चार्ज हो तो बताओ उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? E अपॉन m। उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा बच्चों? E अपॉन m होगा। m मास के पार्टिकल पे अगर E चार्ज होगा तो उसका स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा? जल्दी बताओ। E अपॉन m होगा। E अपॉन m होगा बच्चों। अच्छा ये बताओ, कैथोड रेज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैथोड रेज का E अपॉन m इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। कैथोड रेज का E अपॉन m इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस और एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड चाहे आप हाइड्रोजन गैस लो, चाहे आप नाइट्रोजन गैस लो, चाहे आप हाइड्रोजन गैस लो, चाहे आप नाइट्रोजन गैस लो, कोई सी भी गैस लो, सभी गैसेस के लिए E अपॉन m रेशो ऑलवेज सेम आ रहा था। तो कैथोड रेज के केस में
नेचर ऑफ गैस, आपने उस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली है, वो इलेक्ट्रोड किस मेटल के बने हुए हैं, इस बात से उसके E अपॉन M को कोई फर्क नहीं पड़ता। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके बताता हूं, कैथोड रेज E अपॉन M जो है, कैथोड रेज का जो E अपॉन M है वो इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ गैस के और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड को। इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गैस में, उस गैस में का कौन सी गैस भरी गई है उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, या फिर उन मेटल इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी यहाँ पर कैथोड रेज की कहानी खत्म हो गई। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कैथोड रेज, अगर आपको समझ में आया। कैथोड रेज के अगर हम रास्ते में कोई रोटेटिंग व्हील रख दें, तो जब कैथोड रेज उस पर स्ट्राइक करते हैं तो वो व्हील रोटेट करता है। इसका मतलब इनके अंदर कोई पार्टिकल्स है, ये बेसिकली एक रे नहीं है, और ये पार्टिकल बहुत ज्यादा तेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से बीम की तरह लग रहे हैं, एक तरीके से रे की तरह लग रहे हैं। हमें कैसे मालूम चला ये इनविजिबल रेज है? हमने जब देखा कि ये चमक प्रोड्यूस कर रहे थे किस जगह पर, एनोड की साइड पे, तो हमें मालूम चला कि कुछ चीज, कोई ऐसी रे है जो कहां से आ रही है, कैथोड से आ रही है एनोड की तरफ। तीसरा, इनको हमें कैसे मालूम चला ये मूव करती है स्ट्रेट लाइन में? हमने इनके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रखा जिसकी इन्होंने शैडो बनाई। ठीक है, इससे मालूम चला दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। हमें कैसे मालूम चला कि दे डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज़ दे कंसिस्ट चार्ज। कैसे मालूम चला और इनके ऊपर कैसा चार्ज है? जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव कराया तो हमने देखा कि ये किस प्लेट की तरफ मूव कर गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई। ये बताता था कि ये नेगेटिवली चार्ज है। बोलो बच्चों, जिनके रास्ते में अगर मैंने कोई मेटल की शीट रख दी और ये उससे टकराए तो उसमें हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैंने कैथोड रेज को एक ऐसे मेटल पे, एक हार्ड मेटल पे, इसका जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, उस पर स्ट्राइक कराया तो इन्होंने एक्स-रेज जनरेट की। ये सर मॉसले ने बताया। सही है। कैथोड रेज जिस गैसेस में से पास होती है ये उनको आयोनाइज करती है, ये भी आप लोगों ने सीखा। कैथोड रेज का जो नेचर, कैथोड रेज का जो E अपॉन M है, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल जिसका मास m है और उसके ऊपर चार्ज अगर E है तो उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, E अपॉन M। उसका E अपॉन M जो था कैथोड रेज का, वो नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं कर रहा था। मतलब उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है कि नाइट्रोजन गैस है कि ऑक्सीजन गैस है, इससे उनके E अपॉन M के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और E अपॉन M को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। E अपॉन M को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्पेसिफिक चार्ज कैसे कैलकुलेट किया था सर जे थॉमसन ने। सर जे थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज कैसे कैलकुलेट किया था, लिख लीजिए। सर जे थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज को कैसे पता किया था? चलिए आगे बच्चों, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज कैसे कैलकुलेट किया था सर जे थॉमसन ने? सर जे थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज कैसे कैलकुलेट किया था बच्चों? जरा हम लोग ये भी पढ़ने जा रहे हैं कि सर जे थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज कैसे, उन्होंने थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया। जो कैथोड रे का ट्यूब बेटा ऐसा था, ऐसा, उस कैथोड रे के ट्यूब को, ग्लास ट्यूब को थोड़ा ऐसे फैला दिया। उन्होंने थोड़ा कुछ ऐसे फैला दिया बच्चों, ऐसे फैला दिया। जरा सेटअप देखते हैं। बेसिकली तो ऐसे, यहां पर बच्चों एक बहुत बड़ी फॉइल लगा दी गई जिसको इन्होंने एनोड बोला और उसके बीच में एक होल कर दिया गया। यहां पर कैथोड और इसके अक्रॉस उन्होंने एक पोटेंशियल लगा दिया बहुत हाई, 10,000 वोल्ट। ठीक है, हम पता करने जा रहे हैं स्पेसिफिक चार्ज, और यहां पर उन्होंने क्या भर दी? गैसेस भर दी। ठीक है, इसके अक्रॉस उन्होंने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, प्लस और माइनस। मतलब मैं आपको बता दूं, बोर्ड के प्लेन में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ऐसे प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में उन्होंने क्या अप्लाई की? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे अगर ये फील्ड नहीं होती तो ये पार्टिकल कहां टकराते हैं? अगर ये कैथोड रे, अब यहां सुनो बच्चों, इन्होंने क्या किया? ये एनोड की इतनी बड़ी फॉइल क्यों ली, इतनी बड़ी एनोड की एक सर्कुलर डिस्क क्यों ली? क्योंकि सर्कुलर डिस्क में से एनोड क्या कर जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कुछ जो रेज हैं
इस सर्कुलर डिस्क के एनोड पर ये रेस क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ बचती है तो वो इसमें से निकल के किस फॉर्म में दिखाई देती है, बीम के फॉर्म में दिखाई देती है, और वो यहाँ स्ट्राइक करती है। बच्चों इसको ऐसा क्यों लिया, गोल्ड डिस्क के फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि जब कैथोड रेज इससे टकराएंगी तो ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी बहुत, और जो इस होल में से जाएगी तो वो किसके फॉर्म में दिखाई देंगी आपको, एक बीम के फॉर्म में। बच्चों को चाहते थे बीम ऑफ कैथोड रेज दिखाई दे, तो उन्होंने क्या किया, एक एनोड की एक बड़ी सी डिस्क ले ली, उसमें एक होल कर दिया, तो बाकी जगह तो वो एब्जॉर्ब हो गई कैथोड रेज, और जो उस बीम में से, उस होल में से क्या हो गई, पास हो गई, वो किसके फॉर्म में दिखाई दी, बीम के फॉर्म में। कुछ नहीं किया, एक डिस्क ले ली और उस डिस्क में एक होल कर दिया, सही है। तो जो कैथोड रेज जब उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो जहां होल नहीं था वहां तो वो क्या कर गई, एब्जॉर्ब हो गई, और जहां होल था, क्योंकि ये बहुत तेज वेलोसिटी से मूव करती हैं, तो ये एनोड से किसके फॉर्म में दिखाई दी, बीम के फॉर्म में दिखाई दी। तो ये अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ये यहां टकराते विदाउट किसी डिफ्लेक्शन के, बट इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण इनका डिफ्लेक्शन किस प्लेट की तरफ हो गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो गया। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इनका डिफ्लेक्शन किस तरफ हो गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो गया। बात समझो ना बहुत आसानी से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्लेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो गया। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनको मालूम थी, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की थी उसकी स्ट्रेंथ इन्हें मालूम थी। बच्चों इन्होंने कुछ नहीं किया, कैथोड रेज जनरेट हुई, ये कैथोड है, इस बार इन्होंने जो एनोड है उसको एक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में ले लिया। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि ताकि आपको एक बीम ऑफ कैथोड रे दिखाई दे, वो बीम के फॉर्म में चाहते थे, पतली सी बीम के फॉर्म में कैथोड रे चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसमें सर्कुलर डिस्क ले ली और इसमें से होल कर दिया। तो होल में से जब ये कैथोड रे पास होंगी तो ये आपको एक बीम के फॉर्म में दिखाई देगी। इन्होंने इसके रास्ते में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली जिसकी स्ट्रेंथ इनको मालूम थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लेने से इसका डिफ्लेक्शन हुआ पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हुआ, इसका डिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती है, वो किस प्लेट की तरफ मूव करेंगी, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेंगी। मेरी बात समझो जरा बच्चों, मेरी बात समझो, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगी, बोलो किस प्लेट की तरफ मूव करेंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगी। अब उन्होंने क्या किया, देखना पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्शन हो गया। अब उन्होंने क्या किया, इसके रास्ते में एक परपेंडिकुलर, इसके प्लेन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर, इस तरीके से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में लगाई गई, उसके परपेंडिकुलर यू ट्यूब की मैग्नेट ऐसे लगा दी गई। आप नहीं समझ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में परपेंडिकुलर, ऐसे मैग्नेट लगा दी। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करते हैं, बी से। बच्चों क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कैथोड रेज की जो बीम है वो डेविएट हो गई, किस प्लेट की तरफ होगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगी। उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम थी। उन्होंने क्या किया, इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। सर जे थॉमसन ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इन दोनों की वैल्यूज को चेंज करने लगे, इस तरीके से चेंज करने लगे, इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को इस तरीके से मैन्युपुलेट करने लगे कि डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, डिफ्लेक्शन कैंसिल हो जाए। बच्चों ये क्या कर रहे थे, बार बार E और B की वैल्यू को लगातार चेंज कर रहे थे। E ऐसे लगा रखा था और B ऐसे लगा रखा था, ये दोनों की वैल्यूज को चेंज कर रहे थे, इस तरीके से चेंज कर रहे थे कि जो डिफ्लेक्शन है ये 0 हो जाए, ये कैंसिल आउट हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डिफ्लेक्शन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड उस डिफ्लेक्शन को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। और इसको कैंसिल करने जिस पॉइंट पर, जिस वैल्यू पर E और B के डिफ्लेक्शन कैंसिल आउट हो गया वो उन्होंने नोट कर ली। बच्चों ये क्या कर रहे थे, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया इन्होंने, उस डिस्चार्ज ट्यूब को, ग्लास ट्यूब को ऐसे फैला दिया। उसके अंदर एक क्या लिया, एनोड में एक सर्कुलर डिस्क ली जिसमें एक होल कर दिया। होल करने से क्या, कैथोड रेज बीम के फॉर्म में दिखाई देगी, पतली सी बीम दिखाई देगी। इन्होंने इसके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्शन हुआ। इन्होंने इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगी, उस डिफ्लेक्शन को कम करने की कोशिश करेगी। उन्होंने उस दोनों वैल्यूज को इस तरीके से मैन्युपुलेट किया कि वो डिफ्लेक्शन कैंसिल हो जाए, और जिस पॉइंट पर, जिस वैल्यू पर वो डिफ्लेक्शन कैंसिल हो जाए वो उन्होंने कैलकुलेट कर ली, E एंड B कैलकुलेट कर लिए।
ई एंड बी कैलकुलेट कर लिए। बोलो ये बी जो है इन्होंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यू शेप मैग्नेट लगाई, यू शेप मैग्नेट। ई और बी कैलकुलेट कर दिया। बताइए ई और बी कौन सी वैल्यू है, जिस वैल्यू पर डिफ्लेक्शन कैंसिल आउट हो जाए। और इसकी मदद से बच्चों, इसकी मदद से इन्होंने क्या किया, इसकी मदद से इन्होंने E बाय एम कैलकुलेट किया। फिजिक्स में फॉर्मूला है E स्क्वायर अपॉन 2bv स्क्वायर। चेक कर लेना बच्चों फॉर्मूला, E स्क्वायर 2bv स्क्वायर। इस मैं इसकी वैल्यू को उठा के पुट कर दिया, ये V पोटेंशियल है, ये V पोटेंशियल है, ये V पोटेंशियल है, ये V पोटेंशियल है। इस तरीके से इन्होंने E बाय एम पता किया। क्या किया इन्होंने, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उस ट्यूब को फैला दिया, एनोड पे एक सर्कुलर डिस्क लगाई जिसमें एक होल कर दिया। होल करने से कैथोड रे किसके फॉर्म में दिखाई देगी, बीम के फॉर्म में दिखाई देगी। उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से वो डिफ्लेक्शन होगा किस प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इन्होंने क्या किया, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड उसे कैंसिल करने की कोशिश करेगी। एक समय ऐसा आ जाएगा जब वो उसको प्रॉपर कैंसिल कर देगी और वो पार्टिकल्स हमारे कहां स्ट्राइक करने लगेंगे, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर जब टकराते हैं तो इसका मतलब है कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं। तो इन्होंने वो जीरो डिफ्लेक्शन हो गया, कैंसिल कर दिया। ई और बी को वैल्यू को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि जीरो डिफ्लेक्शन हो जाए, डिफ्लेक्शन कैंसिल हो जाए। उन दोनों वैल्यूज को नोट कर दिया, इसके अंदर पुट कर दिया, ई अपॉन एम निकाल दिया। इस तरीके से उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, कैलकुलेट किया स्पेसिफिक चार्ज। इस तरीके से उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया। इस तरीके से उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट किया। बच्चों ये बात समझ में आ गई, इस तरीके से उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट किया। अब जरा मेरी बात समझना, ये डायग्राम ड्रॉ कर दूं, अब मेरी बात समझना। अब सुनो, उन्होंने यहां पे अलग अलग गैसेस भरी, अलग अलग गैसेस भरी। अलग अलग गैसेस भरने पर सभी के लिए, सभी गैसेस के लिए, यहां इन्होंने सभी गैसेस के लिए, सभी गैसेस के लिए E अपॉन एम की वैल्यू सेम रही। सभी गैसेस के लिए E अपॉन एम की वैल्यू सेम रही। क्या किया इन्होंने, इन्होंने यहां पर अलग अलग गैसेस ली, पहले हाइड्रोजन लिया, फिर नाइट्रोजन लिया, फिर ऑक्सीजन लिया। देखा सभी गैसेस के अंदर ये वाली वैल्यू सेम आ रही थी, E अपॉन एम। इससे इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने निकाला सभी गैसेस के अंदर, सभी गैसेस के अंदर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इन्होंने रिजल्ट क्या निकाला, सभी गैसेस के अंदर ये पार्टिकल प्रेजेंट है, सभी गैसेस के अंदर ये पार्टिकल प्रेजेंट है, और ये पार्टिकल सेम है, और ये पार्टिकल सेम है, और ये पार्टिकल सेम है, ये पार्टिकल सेम है। सभी गैसेस के अंदर ये पार्टिकल प्रेजेंट है और ये पार्टिकल सेम है। सभी गैसेस के अंदर ये पार्टिकल प्रेजेंट है और ये पार्टिकल सेम है। और सभी का E अपॉन एम की वैल्यू क्या आ रही थी, अलग अलग गैसेस के लिए E अपॉन की एम की वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी और सेम आ रही थी, कांस्टेंट आ रही थी और सेम आ रही थी। मेरी बात समझे। इन्होंने क्या किया, सर जे थॉमसन ने अलग अलग गैसेस ली, अलग अलग गैसेस के लिए E अपॉन एम कैलकुलेट किया, अलग अलग गैसेस के लिए E अपॉन एम की वैल्यू सेम आ रही थी। इसका मतलब सभी गैसेस में ये पार्टिकल प्रेजेंट है और सभी गैसेस के अंदर ये पार्टिकल प्रेजेंट है, एज वेल एज सभी के अंदर ये सेम है। सभी गैसेस के अंदर ये पार्टिकल प्रेजेंट है और सभी के अंदर ये सेम है। सभी गैसेस में ये पार्टिकल प्रेजेंट है और सभी के अंदर ये पार्टिकल सेम है। मेरी बात समझे, सभी गैसेस में ये पार्टिकल प्रेजेंट है और सभी के अंदर ये सेम है। और गैसेस कंसिस्ट एटम्स, गैसेस कंसिस्ट एटम्स। तो इन्होंने कहा कि इन सभी एटम्स में भी प्रेजेंट होंगे ये पार्टिकल, सभी एटम्स में भी प्रेजेंट होंगे ये पार्टिकल, सभी एटम में भी प्रेजेंट होंगे पार्टिकल्स, सभी एटम में भी प्रेजेंट होंगे ये पार्टिकल्स और सेम होंगे सभी एटम्स। भाई गैसेस किससे मिलकर बनी होती हैं, एटम से। और एटम के जब गैसेस के अंदर ये पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनके एटम्स में भी प्रेजेंट होंगे, और उनके एटम्स में भी अगर ये पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो इन्हीं पार्टिकल को बोला गया इलेक्ट्रॉन, इन्हीं पार्टिकल को बोला गया इलेक्ट्रॉन। सर जे थॉमसन ने इनका नाम दिया था नेगाट्रॉन्स, सर जे थॉमसन ने इनका नाम दिया था नेगाट्रॉन्स। और इन्होंने इसका E अपॉन एम जो निकाला वो निकाला 1.758 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। तो स्पेसिफिक चार्ज जो निकाला,
वो निकाला 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कॉमन सी बात है बच्चे, ये बताओ, अगर मैं हाइड्रोजन को आयोनाइज करूंगा तो भी क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं हीलियम को आयोनाइज करूंगा तो भी क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कैथोड में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन तो सभी में सेम है ना। इलेक्ट्रॉन चाहे नाइट्रोजन लो चाहे ऑक्सीजन लो, सभी में सेम है ना। अंतर कौन किस में है? कैटायन में। अंतर किस में है? कैटायन में। बोलो, अंतर किस में है? कैटायन में। अंतर किस में है? कैटायन में। बट सेम कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो सेम है ना सभी गैसेस में, इसीलिए इनका स्पेसिफिक चार्ज भी सेम रहता है। जब गैसेस आयोनाइज होती है तो सभी क्या देती है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो सभी में सेम है, और जब सभी में सेम है तो उनका E/m भी सभी में क्या आएगा? सेम आएगा। और E/m सभी में अगर सेम आएगा तो वो नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्पेसिफिक चार्ज और कैथोड रे का हमारा टॉपिक आज का क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।